हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज के दिन में रिपोर्टेड है, वो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा, जो कि करंट इवेंट्स होंगे, स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक तरह से राउंड अप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ताकि रियल टाइम में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस कर पाएं और उसके जो आंसर्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। और हमारे ऐसे राइटिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, जो एवरी संडे कंडक्ट होती है फ्रॉम 6 AM। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें, जो बेस्ट ऐसे है उसको 1000 रुपीज़ अवार्ड भी मिलेगा कैश के तौर पे, ठीक है। और जो विनर्स के नाम होंगे वो हमारे एप्टी प्लस के ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं, जहाँ पे टोटल 70 टेस्ट है, 40 सेक्शनल टेस्ट, 12 करंट अफेयर टेस्ट, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 13 फुल लेंथ टेस्ट आर देयर। एंड यू कैन अवेल दिस कोर्स बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को रेफर करें, जहाँ पे मैंने दोनों के लिंक दिए हुए हैं। नाउ स्टार्टिंग द टुडेज एडिटोरियल लिस्ट, टुडे इज 28th of December, और ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रॉम द हिंदू एज वेल एज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। CA नैरेटिव फाइंडिंग द जुडिशरी वॉइस, ये हिंदू से है। हाउ नॉट टू काउंटर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस एंड अ डिविडेंड स्टेट कैपिटल काउंटर ड्रम। उसके बाद जो इंडियन एक्सप्रेस से है वो है अहिंसा 2.0 एंड डिफिकल्टी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। मैंने आज के एडिटोरियल में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं लिया, क्योंकि सारे टॉपिक्स वैसे हैं जो कि ऑलरेडी हमने इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा है पहले से। तो इट डजेंट मेक सेंस कि सेम चीज़ों को मैं रिपीट करके आपको इन डेप्थ एनालिसिस में बताऊं। तो आज मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये मेथड आपको कैसा लगा। सो स्टार्टिंग फर्स्ट विद द हिंदू, तो CA नैरेटिव फाइंडिंग द जुडिशरी द लॉस्ट वॉइस, हाउ नॉट टू काउंटर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड अ डिवाइडेड स्टेट इन द कैपिटल किंगडम। ये सारे हिंदूज हैं। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें। सो द फर्स्ट इज लाइक CAA नैरेटिव फाइंडिंग द जुडिशरी लॉस्ट वॉइस। ये अजीत प्रकाश शाह, AP शाह जो है, उन्होंने लिखा। ही इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड ही इज अ फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आई थी व्हेन ही वाज अ चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन, ठीक है। तो ये इन लोगों के द्वारा जब भी कोई आर्टिकल है तो मेक एन आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। जहाँ तक बात करें इसके जनरल स्टडीज़ के लिए, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ये में काफ़ी अहम हो जाएगी, जहाँ पे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, या फिर बात करें जुडिशरी की, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे एडिटोरियल में बात की गई है कि किस तरह से सबड्यूटेड जुडिशरी का एक ओवरव्यू, एक पिक्चर देखने को मिला है पूरे इंडिया में, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है। एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इज देयर, इट इज पाइवोटल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जुडिशरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर है, अमंग वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पे जुडिशरी अभी सबड्यूटेड है, दबी हुई है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई जुडिशरी इज परफॉर्मिंग लाइक दिस। तो ये सारी जो नैरेटिव है, ये बातें यहाँ पे AP शाह ने कही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जुडिशरी हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर वॉइस इन द रिसेंट इनैक्टमेंट ऑफ द CCA, बेसिकली CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आई, तो उसमें जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं अदाया एंड इट हैज़ लॉस्ट इट्स वॉइस, इट हैज़ कीप इटसेल्फ साइलेंट। एक काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, जो चीज़ों को इनैक्ट कर सकती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो स्टेट हाई कोर्ट्स हो। उसके अलावा बात की जाए उसी तरह से सेम NRC के इश्यूज़ पे कुछ बातें की गई है। NRC के इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे सारे चीज़ों को इनैक्ट किया, सारी चीज़ों को कोर्स ऑफ एक्शन दी गई है। बट अगेन दैट वुड बी अनदर फर्दर डेवलपमेंट में देखना होगा। जिस तरह से डिटेंशन सेंटर की बात की जा रही है, तो सरकार ने उसको नकारा है खरे से कि भाई कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी पब्लिक गैदरिंग में ये सब बातें कही है। बट व्हेन इट्स कम टू द होम मिनिस्टर रिलीज टू द पार्लियामेंट, वहाँ पे बताई गई है कि कुछ ऑपरेशनल डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। मैंने पहले भी एक एडिटोरियल बनाया है जहाँ पे मैंने डिटेंशन सेंटर के बारे में डिटेल में बताया, तो वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो वहाँ डिटेंशन सेंटर से रिलेटेड पॉइंट के लिए। तो जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही थी, तो चीफ जस्टिस इंडिया का एक बयान आया था। ही सेड दैट कि पीपल दोज हु वांट टू प्रोटेस्ट, नो, अगर वो स्ट्रीट पे जा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू टेक द स्ट्रीट, तो दे डू नॉट अप्रोच द कोर्ट। अगर उनका कहना था कि अगर आप प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, अगर आप ज़मीनी पे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रीट पे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट में आपको आने की क्या ज़रूरत है। डू नॉट अप्रोच द कोर्ट।
तो ये स्टेटमेंट से एपी शाह का कहना है कि क्या एक अच्छा बिहेवियर प्री रिक्विजिट है टू ऑब्टेन द जस्टिस। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है ये आपके लिए काफ़ी अहम होते हैं। उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने ट्रीट किया प्रोटेस्टर्स के साथ, आपने देखा होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ पे कैसे प्रोटेस्ट की गई, इंटरनेट की पूरी शट डाउन कर दिया गया पूरे इलाके में। बात करें अगर इंटरनेट शट डाउन की, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे आर्टिकल 370 एब्रोगेट की गई थी, और जो स्टेट जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन थी दैट वाज फॉर मोर देन 137 डेज। ठीक है, इतने से ज़्यादा दिन के लिए इंटरनेट की शट डाउन थी वहाँ पे। तो ये एक ऐसा स्टेट बन गया जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे किसी देश ने इतने लंबे पैमाने पे इतने लंबे टाइम तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को शट डाउन करके रखा हुआ है। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वही बेसिकली जो पुलिस की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इट इज़ नॉट अनलॉफुल है, जिस तरह से पुलिस ने ट्रीट किया है एमिड द सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर का जो हवाला देते हुए जिस तरह से पुलिस ने प्रोटेस्टर पे लाठी चार्ज किया या फिर और चीज़ों को, बहुत लोग मारे भी गए हैं। तो दिस वुड बी अगेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन फ्रॉम द पुलिस। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है स्टेट की भाई कि वो प्रोटेस्टर को पूरा मौका दे अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, तो किस तरह से ऑथोरिटेरियन रेजिम देखा गया है, द वर्स्ट सिचुएशन ऐसा इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं देखा गया था, ये बातें की गई है। एंड जब जो बेसिकली जो लॉ इनैक्ट की गई है, जो CAA है, दैट वॉयलेट्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जो आर्टिकल 14 में ऑलरेडी मेंशन है कि एन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सो उसका कहीं ना कहीं वॉयलेशन है ये कहना। उसके बाद इस पर्टिकुलर आर्टिकल में शाह ने बताने की कोशिश की है कि ऑल जो मुस्लिम लोगों हैं, जिस तरह से सरकार ने 6 माइनॉरिटीज़, उसके बाद जो 3 कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम को एक्सक्लूड किया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम इंडियन इज बिकमिंग अ सेकेंड क्लास सिटीजन। एंड इन डूइंग सो, ऐसे पॉलिसी में सरकार क्या कर रही है, जो डेमोक्रेसी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो सेक्युलरिज्म है, जो फेटर्निटी है एंड जो ह्यूमैनिटी है, कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रही है, वो सबवर्ट्स हो रही है। तो इस पे भी एक सवाल आ सकते हैं मेंस में आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि not including the Muslim in the CAA bill does somewhere impact the constitutional principle of secularism, fraternity and humanity। तो सीधा सवाल एक एनालिटिकल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात की गई है जिस तरह से जो प्रेजेंट सरकार है, दैट हैज द आइडियोलॉजी, द मोटिव बिहाइंड दिस इज लाइक द नरेशन प्रोपेगेटेड बाय VD सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। हिंदू राष्ट्र का मतलब था स्टेट, हिंदू जाति की मतलब थी रेस, और हिंदू संस्कृति की मतलब थी कल्चर। तो ऑलमोस्ट हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई थी, तो वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं झलकती। तो इन्होंने ऑलमोस्ट एक पिक्चर दिया है, एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चीज़ें कैसी चल रही है, और जो प्रेजेंट जो वर्तमान में जो सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है, द वर्किंग ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज बीन फोरकास्टेड इन दिस article, in this editorial, and it is very well written. You should read this, apart from all the discussion I have made, एक बार आपको पढ़ना जरूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और आर्टिकल जो हिंदू से हैं, तो ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न। तो ये अगेन अरुण कुमार ने लिखा है। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाते हैं, JNU में भी रहे हैं ये। तो इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की है जो जिस तरह से इकोनॉमिक स्टेगनेशन चल रही है भारत में, जिस तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हर तरफ गिरावट देखी जा रही है सारे सेक्टर्स में, तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है कि सरकार काउंटर करके चीज़ों को ओवर रिवर्स कर सकती है, एंड द ग्रोथ ऑफ द पेस ऑफ द इकोनॉमी कैन बी अगेन कमिंग टू द ट्रैक। तो बताया गया कि गवर्नमेंट को ज़रूरी है हार्नेस करने की जो रिसोर्स है एंड गिव द बूस्ट टू द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की ज़रूरत है, पर सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से PSUs को सेल कर रही है, PSUs के स्टेक को सेल कर रही है। आपको अभी रिसेंटली मैंने एडिटोरियल में बताया होगा, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके जो 51%, 53% जो स्टेक थे उसको सेल कर दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट ये प्रॉफिट मेकिंग थी, ये पॉजिटिव थी, ये प्रॉफिट मेकिंग में चल रही थी। अगेन दिस हैज बीन सेल आउट। तो ज़रूरत है कि इन्वेस्ट किया जाए, ना कि डी इन्वेस्ट किया जाए, राइट। उसके अलावा जो कंट्री की जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इन्होंने बताया कि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। देखो, दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है। फंक्शनल प्रॉब्लम तो वो होती है जो कि एक ज़रूरत समय के साथ ठीक हो जाती है, वो साइक्लिक होती है।
बट स्ट्रक्चरल क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है, तब वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद इन्होंने बात किया जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है टैक्स रेवेन्यू पे, वो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेट किया था टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने की, उसमें ऑलमोस्ट एजम्पशन थी कि भाई 12% का नॉमिनल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है, 12% के आसपास। बट हुआ क्या, जो इस साल और पिछले वर्ष फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वी हैव ओनली एनकाउंटर 9% ऑफ द ग्रोथ रेट। सो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी लैक किया, 3% का हमने माइनस में चल रहे हैं, 3% वी आर लैकिंग ना। उसके बाद अगर बात करूँ जो 2018-19 में जो टैक्स रेवेन्यू थी, दैट वाज अगेन शॉर्ट बाय 1.5 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉस सहना पड़ा है और किस तरह से स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में। उसके अलावा अगर मैं स्टेट की डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात करूं, तो जो रेवेन्यू शेयर होती है वो स्टेट के साथ दैट इज ओनली 42%, ठीक है। और जो प्रोसीड्स है फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट शेयर विद इन द स्टेट। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो स्टेट है दैट इज अगेन मेकिंग लॉसेस। तो जरूरत है भाई जो स्टेट है उनको भी पूरी तरह से पार्टनर बनाया जाए और उनको कहीं ना कहीं जो लॉस मेकिंग है वो कंपनसेट कर सकते हैं। अगर डिसइन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उनके साथ शेयर किया जाए, जैसे सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उनके कुछ प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट भी शेयर होने चाहिए। उसके बाद बात की गई है किस तरह से जो जीएसटी है, जो जीएसटी काउंसिल है, जो टोटल जीएसटी के जो कलेक्शन है दैट इज अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छे, अभी इसी बार सरकार ने सिर्फ कहा है कि हमने अबव 1 लाख करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हुआ है, बट और इससे पीछे बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, आगे भी ऐसे प्रोजेक्शन है कि 1 लाख से कम ही हो, ठीक है। बट दैट इज अगेन वी हैव टू सी ओवर द टाइम। उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द जीएसटी इज ऑटो सेक्टर। जो ऑटो सेक्टर है वो वहाँ से सबसे ज़्यादा जीएसटी में कॉन्ट्रीब्यूटर है, बट ऑटो सेक्टर का जो सेल है दैट इज अगेन इन द डिक्लाइन। अपने पहले रिपोर्ट्स में न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा होगा कि ऑटो सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग और बहुत ज़्यादा गिरावट में है, राइट। उसके बाद जिस तरह से रिडक्शन की गई है इनकम टैक्स रेट में टू बूस्ट द इकोनॉमी, इसकी क्या फिजिबिलिटी होगी आने वाले समय में, क्योंकि इनकम टैक्स जो लोग देने वाले हैं दैट बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जो नंबर है इनकम टैक्स देने वालों का वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज टू 12% है, ठीक है। तो कितना फर्क पड़ेगा उससे। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑलवेज इन डिनाइल एंड डिलेड अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जिस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, बात करें एमएसएमई पे या फिर और भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उन पे सरकार का कोई पॉजिटिव पॉलिसीज नहीं है। इस वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में इस तरह की जो रास्ते पे जानी पड़ रही है। और दिस कैन बी द ओनली रिवाइवल वे जब ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी ध्यान दिया जाए और ये सारी बातों पे ध्यान दी जाए, राइट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल आर्टिकल है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिवाइड स्टेट कैपिटल कॉन्ड्रम, ये आर्टिकल भी मैंने पहले डिस्कस किया है। बेसिकली ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहाँ पे फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इज कंसर्न। तो इसमें बात की गई है कि विल जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, सो विल दे फाइनली सेटल टू डिक्लेयर द डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल अक्रॉस द स्टेट। तो डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल एक टैगलाइन है जिससे अगेन यूपीएससी आपसे एक मेंस में सवाल पूछ सकती है, और मैं समझता हूँ कि इससे एक सवाल आना चाहिए अगले वर्ष 2020 में, राइट। And it is very possible that they can ask you. So what government has decided, आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि 3 कैपिटल बनाने की बात की गई है अपार्ट फ्रॉम अमरावती। सो देयर विल बी 3 कैपिटल, राइट। एंड द एक्सपर्ट कमिटी वाज फॉर्म्ड। तो एक्सपर्ट कमिटी के जो रिकमेंडेशन, द एक्सपर्ट कमिटी जो थी वो जीएन राव एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने बेसिकली 3 डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाने की, कैपिटल बनाने की बात की है। द फर्स्ट वुड बी अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल। अब मैं बताऊंगा कि जो अपॉइंट की गई थी कमिटी, उन्होंने किन किन स्टेट को का क्या कैपिटल बनाने का बात किया कि किस स्टेट की कौन सी कैपिटल होगी। जैसे विशाखापट्टनम को बताया गया कि ये वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होनी चाहिए, राइट। कुर्नूल जो रायलसीमा इलाके में आती है, नो द एरिया रायलसीमा, तो वहां पे बात की गई है कि इट शुड बी अ जुडिशरी कैपिटल वेयर द हाई कोर्ट कुड बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। और अमरावती एक लेजिस्लेटिव कैपिटल के तौर पे उभर सकती है, जहाँ पे स्टेट असेंबली या गवर्नर का ऑफिस वहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। देखो बेसिकली आंध्र प्रदेश नया स्टेट बना है, तो अगेन देखना होगा कि फिजिकल कितनी ज़्यादा जो बजटरी एलोकेशन की जाती है, कि क्या इस जगह पे खर्च करने के अलावा सरकार कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी पे खर्च कर सकती है, इंडस्ट्रीज पे खर्च सकती है। आपको मैं ये बात बता दूं, आंध्र प्रदेश में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूँ, जैसे अमेजोन है, ओके, एमआई है, तो इस तरह की कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पे अपने ऑफिसेज बनाए हैं और इनको
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अवार्ड भी मिल चुका है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है आंध्र प्रदेश। बट एट द सेम टाइम क्या फिजिबिलिटी होगी, क्या ज़रूरत है इसको बनाने की, ये आगे टाइम पे देखने की होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे एक तरह से केस स्टडी है जो कि आप बहुत लंबी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अहिंसा 2.0। ये पाकिस्तान से रिलेटेड, ये मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये अगेन CAA-NRC और ये अगेन CAA-NRC के बारे में। तो डिफिकल्टी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अहिंसा 2.0 ये अगेन जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए बात हो सकती है। जिस तरह से सब कंटिनेंट में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, अगेंस्ट द जो वेरी एसेंस द फैब्रिक ऑफ द डेमोक्रेसी, वो चीज़ों की बात की गई है। तो एक तरह से रिवाइवल हो रहा है नॉन वायलेंट मूवमेंट का। जिस तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट पहले की गई थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जलियांवाला बाग के टाइम में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने ऑलरेडी किया था। जेपी मूवमेंट हुई थी, दैट वाज पर्सिपिटेड एंड डिक्लेयर इमरजेंसी इन 1975। तो वो सारी बातें यहाँ पे की गई है, एक बैकिंग दी गई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बातें की गई है। थोड़ी पाकिस्तान इराक के बारे में भी बातें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बाकी बात की गई कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है, जो दैट इज एनरिच इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसको जो राइट ऑफ द प्रोटेस्टर्स है दैट शुड बी गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। उसके बाद जिस तरह से मार्च की गई है अगेन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है या NRC के जो इश्यूज था आसाम में, तो उस पर जो सरकार ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है दैट इज़ नॉट वेरी वेल अप्रिशिएटेड बिकॉज द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट इन लाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई है, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने आपको बताया। नॉन वायलेंट इज अनदर वे दैट इज कमिंग आउट इन द करेंट ट्रेंड। अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं, बाकी तो कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुई है, बाकी बाद में लोगों ने शिफ्ट किया है नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरफ। आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफिकल्टी ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो इथिक्स का पेपर है वहाँ इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में भी अहम है। जनरल स्टडीज़ 4 की बात करूँ तो पब्लिक सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज़ है, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर ये चीज़ें आ सकती है। पूरी बात की गई है कि कितना डिफ़िकल्ट है ऑनेस्ट रहना एक पब्लिक सर्विसेज में। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बी एन ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये बातें की गई है। उसके बाद पहले बताया जाता था जैसे ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, ये बातों के साथ लोग काम करते थे, और काफ़ी टाइम पे काफ़ी ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे हैं जिन्होंने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का फॉर्मूला अपनाया है। बट एट द सेम टाइम ऑनेस्टी हैज़ अ पॉलिसी दैट ऑलवेज कम विद द प्राइस। अशोक लवासा है, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन में है, IAS ऑफिसर है। इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वायलेशन किए थे, जिस तरह से ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुई थी उस टाइम पे ड्यूरिंग 19 लोकसभा इलेक्शन में। तो बहुत जगह पे जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दिया प्राइम मिनिस्टर को, तो वहाँ पे ही वॉज अ सिंगल पर्सन हु हैज़ अपोज्ड की ग्रीन सिग्नल NOC नहीं देना चाहिए। ठीक है, द NOC दैट वाज गिवन फ्रॉम द NOC, तो जो मेंबर कंपोजिट करते हैं उसमें इन्होंने बहुत चीज़ों को अपोज भी किया था, तो काफ़ी लाइमलाइट में रहे भी थे इसके वजह से। नाउ इन्होंने कहा कि भाई ऑनेस्टी के लिए काफ़ी प्राइस पे करनी पड़ती है, और पॉलिसी बाय डेफिनेशन इज समथिंग दैट इज अडॉप्टेड बाय द वेट, एंड उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द वे ऑफ बिहेविंग दैट यू थिंक इज बेस्ट इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो पब्लिक सर्विसेज में होता है क्या है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। इट इज़ नॉट द मासेस दैट डिसाइड, इट इज़ द बेस्ट that can come out of this decision for the masses, that has to be taken with full honesty, right? And honesty can be understood in a pragmatic way of dealing with the situation. ठीक है, honesty क्योंकि लोगों को आपने काफ़ी एग्जाम्पल देखा होगा, जिस तरह से अशोक खेमका है और भी काफ़ी IAS ऑफिसर हैं जिनको अपनी ऑनेस्टी की वजह से काफ़ी ट्रांसफ़र या काफ़ी हैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। काफ़ी लोगों ने दे हैव रिजाइन फ्रॉम द सर्विसेज। तो ये कंटेक्स्ट में बताई गई कि कितना टफ होता है ऑनेस्टी के साथ सिविल सर्विसेज जैसे फील्ड में, पब्लिक सर्विसेज जैसे फील्ड में द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी इज बीइंग कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, और एक सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज के लिए ऑनेस्टी कितनी ज़रूरी है ये बातें उन्होंने कहा है, और क्या क्या चैलेंजेस आती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई डिसीजन आप लेते हो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या फर्दर
नो जो भी जो सरकार है, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट, यू आर अकाउंटेबल टू देम, कहीं ना कहीं आप पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, एंड यू आर वर्किंग फॉर द पीपल एंड यू आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आईएएस हो तो यू आर नो रिस्पॉन्सिबल, you are there for the people, you are serving the people, you are a public servant, but when it's come to the accountability, तो आप जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए नो अकाउंटेबल हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हो जनरल स्टडीज़ में। कभी अगर ऐसी बातें आए जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के एथिक्स वाले पेपर में, तो इसको आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे, राइट। साइटिंग द एग्जाम्पल, आप असो लगा सका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन अप्रिशिएट करते हैं कि आप करंट ट्रेंड से जुड़े हुए हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द हिस्ट्री। तो स्टैटिक पोर्शन है, जहाँ पे आपको मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, डबल गवर्नमेंट किस एक्ट के बाद आई थी। तो फर्स्ट काफ़ी इजी सवाल मैंने लिया हुआ ताकि आप आंसर दें। तो जो फर्स्ट है दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और पिट्स इंडिया एक्ट 1978। सो वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, एक तरह से प्रैक्टिस करो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ते हैं, द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज अ साइंस एंड टेक क्वेश्चन। तो आपको मुझे बताना है कि द सर्फेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन इन विंटर। ठीक है, सर्दियों में जम जाती है, बट द वाटर एट द बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन, क्यों। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस सवाल को पूछा हुआ है, तो एक तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताना है। तो आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद सिंस द सर्फेस ऑफ द लेक एट द सेम टेम्परेचर इज एयर, नो हीट इज लॉस्ट। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और नॉन ऑफ द स्टेटमेंट, कोई सा भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा करेक्ट आंसर है, और प्रैक्टिस करें अपने रियल एग्जामिनेशन में, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस ऑफिशियल चैनल, ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, मैं कोशिश करता हूँ कि एडिटोरियल के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हो, जो आपके रियल एग्जामिनेशन में हेल्पफुल करे, उस तरह की वीडियोस भी वी यूज टू डू फॉर योर स्टूडेंट, आपके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। So this was a today's editorial analysis for the day. I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. Thank you so much for listening.